गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू इंडियाज टुडे। सब लोग एक नया पेज लेंगे और हेडिंग देंगे इंडियाज 41। गिव द हेडिंग इंडियाज 41। इंडियाज 41 एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। India's 41 agricultural activities. Agricultural activities. Now what do you mean by agricultural activities? ये स्टैंडर्ड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? What we are going to cover in this standard? मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एज वेल एज इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। यहाँ पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं, nobody will write anything now, बायोलॉजिकल एसेट्स। हम लोग बायोलॉजिकल एसेट्स कवर करने वाले हैं। ये वाला स्टैंडर्ड कवर करेगा बायोलॉजिकल एसेट्स। और बायोलॉजिकल एसेट्स जो है ना, बायोलॉजिकल एसेट्स में दो चीज़ें आती है। एक तो लिविंग प्लांट्स और दूसरा आएगा लिविंग एनिमल्स। हाँ, लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स, दिस इज व्हाट गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड में हम लोग ये चीज कवर करेंगे। हाँ, लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट। मैं लिविंग एनिमल्स की अगर बात करूं तो काउ, शीप, बफेलो, हाँ ये सब हम लोग कवर करेंगे। गोट, हैन, ये सब लिविंग एनिमल्स है जो हम लोग ये स्टैंडर्ड में कवर करने वाले हैं। लिविंग प्लांट्स में हम लोग सारे टाइप के प्लांट्स और ट्रीज लेंगे, लेकिन खाली एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स। हम लोग बेरर प्लांट्स को कवर नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कवर बेरर प्लांट्स। याद है बेरर प्लांट्स का मतलब है फ्रूट ट्रीज। Fruit trees. This will not be covered here. It will be covered in India 16. हम लोग फ्रूट बेरिंग ट्रीज को इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कवर होएगा? लिविंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कवर करेंगे क्रॉप्स। क्रॉप्स में आ गया कॉटन, कॉटन आ गया, कॉटन क्रॉप्स, अरे कोई भी टाइप का क्रॉप्स। कॉटन आ गया, वीट हो गया, राइस हो गया, टबैको हो गया। कॉटन, वीट, राइस, टबैको, सो कोई भी टाइप का क्रॉप्स जो हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। हम लोग ग्रो करते हैं। वी कल्टीवेट एंड वी हार्वेस्ट। हम लोग ग्रो करते, कट कर देते, ग्रो करते, क्रॉप्स को कट करते, उसमें से ग्रेन्स अलग कर देते, और जो बाकी बचता है फॉडर, दैट बिकम्स फूड फॉर एनिमल्स। और हम लोग वो ट्रीज इसमें कवर करेंगे जो हमने ग्रो किया है फॉर इट्स वुड। जैसे टिम्बर ट्रीज आता है, टीक वुड, टिम्बर वुड, पाइन वुड, मैपल वुड। सो वो ट्रीज जो हमने ग्रो किया है फॉर इट्स लंबर, टीक वुड, पाइन वुड, आई वुड से मैपल वुड, ये सारे ट्रीज जिसके टिम्बर के लिए, दैट इज फॉर इट्स लंबर, उसके वुड के लिए हमने ग्रो किया है। तुम बोलोगे सर एक डाउट मेरे को ये है कि हमने जो जमीन पे हम लोग ने ये ट्रीज ग्रो किया उसका क्या? See, land used to grow these trees will not be covered under this standard. लैंड की अकाउंटिंग करेंगे हम लोग इंडिया 16 या इंडिया 40 में। इंडिया 16 और इंडिया 40 में करेंगे हम लोग। खाली उस पर जो ट्रीज है उसी की अकाउंटिंग करेंगे, जो क्रॉप्स है उसी की अकाउंटिंग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टबैको। अरे टबैको प्लांट्स कोई भी नहीं ग्रो कर सकता है। मैं मेरे फार्म में टबैको ग्रो नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए लाइसेंस चाहिए।
गवर्नमेंट के तरफ से जिसके पास लाइसेंस रहेगा वो ही टबैको की प्लांटिंग कर सकता है। सो टबैको प्लांट्स, उसके लिए लाइसेंस चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो लाइसेंस है ना, लाइसेंस दैट विल बी अकाउंटेड अंडर इंडियाज 38 इंटेंजिबल्स। तो ये वाले स्टैंडर्ड में हम लोग क्या कवर करेंगे? इन दिस स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू कवर ओनली ट्रीज एंड एनिमल्स। लेकिन कौन से ट्रीज? जो हम लोग ग्रो करते हैं फॉर इट्स लंबर। अरे जो हम लोग ग्रो करते हैं फॉर इट्स लंबर, समझा कि नहीं? मैं तुमको बताता हूं, इसमें क्या है ना, तुमको बायोलॉजिकल एसेट्स मिलेंगे। दो चीजों की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक तो बायोलॉजिकल एसेट्स की अकाउंटिंग, और वो बायोलॉजिकल एसेट्स से जो अपने को मिलेगा उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो आउटपुट मिलेगा उसको बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये वाले स्टैंडर्ड में मैं दोनों चीजों की अकाउंटिंग कराऊंगा। आई विल मेक यू डू अकाउंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स as well as एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मैं तुमको बताता हूं बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या आता है। अंडर बायोलॉजिकल एसेट्स हम लोग क्या क्या लिखेंगे? जो टी प्लांट्स है, ये हो गया बायोलॉजिकल एसेट्स। टी प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसेट्स। लेकिन टी प्लांट से क्या मिलेगा? टी लीव्स मिलेंगे। हाँ, ये जो टी लीव्स मिलेंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तुम बोलोगे सर उससे चाय बना ली, अरे चाय इससे कवर नहीं हो, फर्दर प्रोसेसिंग है। इससे तुम टी बना लोगे पीने के लिए, वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो नहीं। पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, जहां पे डिटैच किया वो लीव्स थे बस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। जैसे शीप इज अ एनिमल, बायोलॉजिकल एसेट, और इससे क्या मिलेगा? वुल मिलेगा। इससे वुल मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तुम बोलोगे सर वुल से स्वेटर बना लिया, वुल से ब्लैंकेट बना लिया, शॉल बना लिया, अरे वो फर्दर प्रोसेसिंग इसमें कवर्ड नहीं है। पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, शिप से क्या डिटैच किया? वुल, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। काउ इज अ बायोलॉजिकल एसेट। और हमने काउ से अपने को क्या मिलता है? एक तो काउ से मिलता है मिल्क, और अगर काउ को बच्चा हुआ तो मिलेगा काफ। सो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना जाएगा। तुम बोलोगे सर फिर बाद में वो मिल्क है ना, उससे पनीर बना लिया, मिल्क से हमने घी बना लिया, बटर बना लिया, कर्ड बना लिया, अरे वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो इसमें कवर नहीं होता है। पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, काउ से मिल्क मिला और काउ से काफ मिला, तो ये हमारा होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फिर टिम्बर प्लांटेशन, जो टिम्बर के प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो हो गया एग्रीकल्चरल, वो हो गया बायोलॉजिकल एसेट। और इससे क्या मिलेगा? अरे इससे मिलेगा फेल्ड ट्रीज, इससे मिलेगा फेल्ड ट्रीज। जो लकड़े के लिए जो पेड़ को गिराएंगे, दैट इज फेल्ड ट्रीज, दैट इज आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर फिर उसको कट करके लॉग्स बना लिया, फिर उसके बाद में उससे हमने फर्नीचर बना लिया, वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो कवर्ड नहीं होगा। पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, कॉटन प्लांट जो है ना, वो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कॉटन प्लांट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, समझा क्या नहीं? कॉटन प्लांट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फिर उससे क्या मिलेगा? कॉटन प्लांट से अपने को मिलेगा कॉटन, रुई बोलते हैं ना, कॉटन। फिर तुम बोलोगे सर उससे फैब्रिक बना लिया, शर्ट बना लिया, ट्राउजर बना लिया, उससे कपड़ा बना लिया, थ्रेड बना लिया, वो फर्दर प्रोसेसिंग है, वो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोलते, वो फर्दर प्रोसेसिंग है। टेबेको प्लांट्स ये है बायोलॉजिकल एसेट, ये बायोलॉजिकल एसेट है। इससे क्या मिलेगा? टेबेको लीव्स मिलेगी। जैसे टी प्लांट से टी लीव्स मिलती है। तुम बोलोगे सर बीड़ी बना लिया, सिगरेट बना लिया, सिगार बना लिया, चिविंग टेबेको बना लिया, नहीं, वो फर्दर प्रोसेसिंग है, दैट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस स्टैंडर्ड, वो ये स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और बोलता हूँ, ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है ना फेयर वैल्यू पे। ये कंप्लीट स्टैंडर्ड की जो अकाउंटिंग होगी ना, ये कॉस्ट पे नहीं होगी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी अकाउंटिंग हम करेंगे फेयर वैल्यू पे। सर फेयर वैल्यू क्यों कॉस्ट पे नहीं? आज तक तो हम लोग ने हमेशा कॉस्ट पे किया है।
सी ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम डील किससे कर रहे हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स से डील कर रहे हैं। व्हेन ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स, तो इसमें टी प्लांट्स है, इसमें शिप है, इसमें काऊ है, इसमें टिम्बर है, इसमें कॉटन प्लांट्स है, इसमें टोबैको प्लांट्स है। अरे हम लोग डील कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, और ये बायोलॉजिकल एसेट्स फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, इक्विपमेंट, इनके तरह नहीं है। तुम बोलोगे सर इनके तरह नहीं है मतलब क्या? इनके तरह मतलब मैं फर्नीचर जो लाऊंगा ना वो साइज़ में उतना ही रहेगा। अगर मैं एक टेबल लेके आया हूँ ना, अगर चेयर लेके आया हूँ तो वो चेयर उतनी रहेगी हमेशा के लिए। टेबल लाया हूँ ना तो टेबल उतनी रहेगी। स्टूल लाया हूँ तो बढ़ के अपने आप टेबल नहीं बन जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी जितनी लाया उतनी है। कार जो साइज़ थी वही। अरे ऐसा नहीं होता है, मैं बाइक लाया था, धीरे धीरे करके बढ़ के वो कार बन गई। इक्विपमेंट जितना था उतना ही। बिल्डिंग 10 माले की बिल्डिंग बनाई तो 10 माले की रहेगी। ऐसा नहीं 2 माले की बिल्डिंग बनाई, अपने आप से बढ़ना शुरू हो गया और वो 10 माले की बन गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, इनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टी प्लांट्स ग्रो होता है, शिप ग्रो होते हैं, काव ग्रो होता है। हर साल के साल उनकी एज बढ़ती है और फिजिकली भी बढ़ते हैं वो। टिम्बर प्लांटेशन, कॉटन प्लांट्स देख लो, इन सब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिकॉज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स टेक प्लेस, वी डू द अकाउंटिंग इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, वी डू द अकाउंटिंग ऑन फेयर वैल्यू। अरे बायोलॉजिकल एसेट्स लाइक लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, दिस अंडरगो फिजिकल चेंजेस ओवर द टाइम। इनकी ग्रोथ होती है। अच्छा, इनमें बीमारियां भी लगती है, कई बार ये बीमार भी हो जाते हैं। दे ग्रो, दे आर इन्फेक्टेड बाय डिसीज, वेदर कंडीशंस भी इनको इफेक्ट करती है। तो ये सब चेंजेस के वजह से, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। खाली इंक्रीज ही नहीं होगा, इनके वैल्यू में डिक्लाइन भी आएगा, डिक्रीज भी होगा, इनकी वैल्यू में डिक्लाइन भी आएगा। सो अकाउंटिंग एट कॉस्ट अगर करोगे ना, कॉस्ट पे अकाउंटिंग करोगे ना, तो इट वुड नॉट रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस। ये जो चेंजेस आता है ना, इनकी वैल्यू में बड़ा इंक्रीज आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, इनकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर बीमार हो गए, अरे वेदर कंडीशंस है, डिसीज है, तो उसके वजह से वैल्यू कम भी होती है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, ओवर द ईयर्स डेप्रिशिएट करते, तो ये सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते। और अगर ये सारे अगर चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, तो इट विल गिव अस मिसलीडिंग पिक्चर। कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में अपने को प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखेगी। सो जो कंपनीज डील करती है बायोलॉजिकल एसेट्स में, जो इंडस्ट्रीज डील करती है एग्रीकल्चरल में बायोलॉजिकल एसेट्स में, उनको फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना पड़ता है, सो दैट उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखे। नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी नहीं। अरे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स। जो भी चेंजेस होते हैं ना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से, इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो जहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, बायोलॉजिकल एसेट्स आर इन्वॉल्व, तो वहाँ पे अपने को फेयर वैल्यू से ही उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज बायोलॉजिकल एसेट्स में डील करेगी, वो अगर उसकी प्रॉपर पिक्चर दिखाना चाहे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर दिखाना चाहे, तो वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे नहीं दिखा सकते हैं। मैं सीधा बोलूंगा फाइनली इन नटशेल, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू मोर रेलेवेंट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ दीज एसेट्स। क्योंकि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओवर द टाइम। अरे ओवर द पीरियड, आज एक बकरी का बच्चा लाया था, बड़ा बन गया। मैं काफ खरीद के लाया था, बड़े, इट बिकेम अ फुल ग्रोन काव। सो इनकी साइज बढ़ती है। छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो पूरा टिम्बर का प्लांट बन गया, टीक वुड का ट्री बन गया। सो यहाँ पे जो अकाउंटिंग होगी ना, वो कॉस्ट पे नहीं होगी, बिकॉज कॉस्ट पे अकाउंटिंग अगर करोगे, इफ यू डू द अकाउंटिंग एट कॉस्ट, तो अपने को ट्रू पिक्चर नहीं दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे एक डिसेंटिंग व्यू भी है, मैं तुमको बताता हूँ। कुछ लोग इससे एग्री नहीं होते। मैंने बोला ना फेयर वैल्यू पे अकाउंटिंग होनी चाहिए, कुछ लोग इससे एग्री नहीं होते। यहाँ पे देर आर सर्टन अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर्स, दे हैव अ डिसेंटिंग व्यू ऑन द फेयर वैल्यू एज कंपेयर टू द कॉस्ट। सम स्टेक होल्डर्स व्हाट दे आर्ग्यू दैट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कैन लीड टू increase volatility in financial statements.
इंक्रीज वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जैसे एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू ढूंढना इतना इजी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फेयर वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं ड्यू टू डिमांड, वेदर कंडीशंस, डिमांड, इनके वजह से क्या होता है ना, वैल्यू गिरती रहती है, कम होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स, जिनकी फेयर वैल्यू ढूंढना मुश्किल होता है। तो फिर वहां पे तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि तुमको फेयर वैल्यू रखने बोला है, तो यू कैन टेक एनी वैल्यू। कॉस्ट में होता है तो क्या, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे, फिर ओवर द ईयर्स हम लोग कॉस्ट को अमोर्टाइज करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ना, देर कैन ये जो फेयर वैल्यू वाला चक्कर है, जो लोगों का डिसेंटिंग व्यू है वो बोलते हैं फेयर वैल्यू के वजह से वैल्यू ऊपर नीचे कुछ भी कर सकता है कोई, मतलब इन शॉर्ट मैनिपुलेशन इज पॉसिबल एंड इट कैन रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन आएगा, कभी एसेट की, बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखाएंगे, कभी कम दिखाएंगे, और कोई रहेगा अपने स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने के लिए वैल्यू ज़्यादा दिखाते जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। और मैं बोलता हूँ ना, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के लिए एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि मैनिपुलेशन होगा, और मैनिपुलेशन करके लोग अपने क्या करेंगे, कंपनी के एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे या फिर अंडरस्टेट करेंगे, एसेट्स की वैल्यू ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करते रहेंगे। सो यहाँ पे क्या है ना, फेयर वैल्यू, क्योंकि उसकी पूरी अकाउंटिंग अगर तुम फेयर वैल्यू पे करोगे तो अपने हाथ में आ गया ना, कौन से, कभी एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, कभी कम करनी है। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते तो एक स्टेबल अकाउंटिंग होती, प्रिडिक्टेबल पिक्चर दिखती है अपने को, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट रिकॉर्ड होता एंड ओवर द ईयर वो हम लोग अमोर्टाइज करते थे। मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना था, हिस्टोरिकल कॉस्ट ओवर द ईयर्स हम लोग उसको अमोर्टाइज करते थे। क्योंकि ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो दूसरे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में साइज नहीं बढ़ जाती है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन साइज नहीं बढ़ती है, तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से क्या होता है ना, परफॉर्मेंस भी चेंज होता है, एसेट का परफॉर्मेंस भी चेंज होता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। पीपी में तो ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंस कम होता है, यहाँ पे तो गाय का बछड़ा लाए थे, जब वो गाय बन गई तो परफॉर्मेंस बढ़ गया, एज भी बढ़ी, साइज भी बढ़ा, परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे कॉस्ट वाला मॉडल नहीं फॉलो होता, लेकिन जो लोग कॉस्ट मॉडल के अगेंस्ट है वो बोलते हैं कॉस्ट मॉडल एक स्टेबल अपने को अकाउंटिंग के लिए फिगर्स देता था, जो मार्केट फेयर वैल्यूज की वजह से पॉसिबल नहीं। सो आई कैन से दिस इज रेलेवेंट फॉर कंपनीज जिनका दिस कैन बी रेलेवेंट फॉर कंपनीज जिनका लॉन्ग टर्म फोकस है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स ओवर द टाइम, वो सब फेयर वैल्यू से लॉन्ग टर्म वाले देख सकते हैं, लेकिन अपना जो लोग आर्ग्यू करते हैं बोलते हैं करंट पोजीशन तो कॉस्ट से ही मिलना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है, जो लोगों को फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं समझता वो लोग ये आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बट अल्टीमेटली द चॉइस इज बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एसेट्स। और ये बायोलॉजिकल एसेट्स है ना, इनका नेचर ऐसा है कि इन पे कॉस्ट मॉडल सूट नहीं करता है। अगर कॉस्ट मॉडल तुम फॉलो करोगे तो इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मिलेगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैनॉट शो द ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाएगा। सो एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल एसेट्स, इनकी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे ही होनी चाहिए, इनकी अकाउंटिंग कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। द रीजन, पॉइंट नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल एसेट्स, दे आर यूनिक एसेट्स। they are unique assets. These assets are highly, I will say, it is heavily influenced by external factors like weather conditions, soil quality, disease outbreaks. समझे क्या नहीं? So इसके वजह से है ना, fair value of these assets is likely to fluctuate more than other assets. आज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, तो बोलते हैं 3 से 5 साल में एक बार वैल्यूएशन करके फेयर वैल्यू पे ले आओ। बट यहाँ पे तो इतने सारे फैक्टर्स हैं ना, इनकी फेयर वैल्यू डे बाय डे भी चेंज हो सकती है। दूसरा फेयर वैल्यू लेने का रीजन और एक बोलता हूँ, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अपने को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देगी। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, they will get more relevant information because it will reflect the current market value of asset. It will allow investors, lenders and other stakeholders to make better decisions about the value of the company's assets and its overall financial health. और तीसरा और लास्ट पॉइंट, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के वजह से ना, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो it is also in line with the
international accounting standard boards, because IASB that is international accounting standard boards, उसके conceptual framework में भी emphasize यही किया हुआ है कि that biological assets इनकी accounting fair value पे होनी चाहिए. Fair value is the will give you most relevant measurement for assets and liabilities. याद रखना, it is very important कि fair value accounting थोड़ी complex होती है. और मैं इतना क्यों समझा रहा हूं? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग. एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग ये थोड़ी सी, मैं बोलता हूं ना, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि रेगुलर वैल्यूएशंस करना पड़ता है, रेगुलर एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है. लेकिन बेनिफिट्स ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग भी है. एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. इनका अगर प्रॉपर अपने को मेजरमेंट चाहिए, प्रॉपर ट्रू पिक्चर चाहिए, तो अपने को एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज डील करती है, जो कंपनीज बायोलॉजिकल एसेट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में डील करती है, उनको अगर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उनको फेयर वैल्यू ही फॉलो करना पड़ेगा. सो ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू पे, दिस एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑन फेयर वैल्यू. चलो बच्चों, समझ में आया क्या जो मैंने समझा है अभी तक? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू. Yes, sir, समझे. So I have given detailed explanation. चलो, मैंने काफ़ी कुछ लिखवा दिया है. लिखवा दिया नहीं, समझा दिया. अब मैं लिखवाता हूँ. I'll make you write this. So I have given detailed explanation on एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है, काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन. अब जो अपना डिस्कशन चल रहा है वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का है, दैट इज़ रूल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स. अरे अगर बायोलॉजिकल एसेट्स को मेरे को शो करना है बैलेंस शीट में तो दो कंडीशन. कंडीशन नंबर 1, मेरा कंट्रोल होना चाहिए. मेरा बायोलॉजिकल एसेट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप, कोई और उसको यूज़ नहीं कर सके. और दूसरा, उसको यूज़ करके, दूसरी कंडीशन, उसको यूज़ करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, उसको यूज़ करके मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बायोलॉजिकल एसेट को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगा. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही मैं बायोलॉजिकल एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करूँगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्या दो चीज़ बोला है मैंने? नंबर 1, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मेरा उस पर अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप होनी चाहिए मेरी. एंड कंडीशन नंबर 2, उसको यूज़ करके कोई और यूज़ नहीं कर सके, वो बायोलॉजिकल एसेट्स को यूज़ करके मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए. देयर शुड बी सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच शुड फ्लो टू द एंटरप्राइज. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही मैं बैलेंस शीट में बायोलॉजिकल एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर दूंगा. कॉन्सेप्ट नंबर 3 है रूल्स फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बैलेंस शीट में शो करने के लिए 2 पॉइंट बताए थे, 2 कंडीशन. दैट अपने ओनरशिप में होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए. लेकिन बैलेंस शीट में लिखेंगे कैसे, क्या वैल्यू पे लिखेंगे, वो समझा रहा हूं मैं तुमको. समझाता हूं. लेट सपोज देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड. ये कंपनी ने परचेज किए 100 काउस, परचेज 100 काउस, और ये 100 गाय कितने में खरीदी है? 6 लाख रुपए में. 6 लाख रुपए में ये गाय खरीदी है. अच्छा, उसको अपने जगह तक लाने पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि गाय को अपने जगह तक लाए, अपने तबेले तक लेके आए हम. सो 2500 अपने डेयरी तक लाने में 2500 लग गया, और खरीदने पे कुछ कमीशन भी देना पड़ा, ब्रोकरेज देना पड़ा, कमीशन ब्रोकरेज देना पड़ा 1000 रुपीज़. तो इन शॉर्ट ये 100 गाय हमको क्या कॉस्ट पे पड़ी? 6,03,500. तो दिस 100 cows we purchased for 6,03,500. सो इनिशियल रिकॉग्निशन, कोई बोलेगा एसेट खरीदने पे जो खर्चा लगा सब ऐड करो. एंड फर्स्ट एंट्री काउ अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पास द एंट्री 6,03,500. लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,03,500. इंडियस 41 बोलता है रॉन्ग है, ये वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होगा.
डोंट कैपिटलाइज, अरे डोंट कैपिटलाइज एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है उसको कैपिटलाइज मत करो, एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा। रूल बोलता है रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इनिशियल रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पूरा फेयर वैल्यू पे होगा। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट से लेके एंड तक फेयर वैल्यू पे चलेगा। सो इंडियस बोलता है, इंडियस 41 रूल सेज रिकॉर्ड एट नेट फेयर वैल्यू। नेट फेयर वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अगर बेचेंगे तो क्या खर्चा लगने वाला है, जो नेट फेयर वैल्यू हमने इंपेयरमेंट में देखा था ना, नेट फेयर वैल्यू। सो बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन भले ही तुम्हारा यह खर्चा लगा रहेगा, बट इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट नेट फेयर वैल्यू। नेट फेयर वैल्यू, डोंट टेक एनी एक्विजिशन, अरे डोंट टेक एनी एक्विजिशन का एक्सपेंसेस, ये जो एक्विजिशन का एक्सपेंसेस है ये मत ले लेना। डोंट टेक एनी एक्विजिशन एक्सपेंसेस, एक्विजिशन एक्सपेंसेस में दिया है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मत लेना। हाँ, कमीशन अगर पेएबल है तो अपन क्या करेंगे ना, फेयर वैल्यू निकालने में, अगर फ्यूचर में बेचेंगे तो भी कमीशन देना पड़ेगा ना, फ्यूचर में बेचेंगे तो भी कमीशन आएगा। सो कमीशन हम क्या करेंगे ना, हम डिडक्ट करेंगे कि आज अगर ये गाय हमने खरीदी है 6 लाख रुपए में, मतलब इसकी फेयर वैल्यू 6 लाख है, और कमीशन देना पड़ा 1000 रुपये का कमीशन देना पड़ा, 1000 रुपीज कमीशन, या लेट से 2000 रुपये का कमीशन पकड़ लो, 2000 का कमीशन। सो 5,98,000 पे इसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड इट एट 5,98,000, 5,98,000 पे रिकॉर्ड करो। एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी काव अकाउंट डेबिट, काव अकाउंट डेबिट, हाँ काव अकाउंट डेबिट टू बैंक, काव अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,98,000, 5,98,000 पे रिकॉर्ड होगा। सो नेट फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं तुमको एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इनिशियल रिकॉग्निशन हो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो, ये सब होगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग एट फेयर वैल्यू। ये सब हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर खरीदने का जो खर्चा वो पीएनएल में जाने दो। खरीदने का खर्चा तुम एसेट में ऐड मत करो, क्योंकि वो कब करते हैं, जब हम लोग कॉस्ट पे अकाउंटिंग करते हैं। जब हम कॉस्ट पे अकाउंटिंग करते हैं तभी खरीदने के खर्चे ऐड करते हैं, यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग एट फेयर वैल्यू, ये एग्जांपल से समझ लो, एक बार फिर से सुन लो। मैंने क्या बताया, इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 41, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल्स शुड बी मेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, दैट इज नेट फेयर वैल्यू। तो एसेट अपने को इनिशियल रिकॉग्निशन शो करना चाहिए नेट फेयर वैल्यू पे। और आगे क्या बोला हुआ है, इट मीन्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज एक्सपेंसेस टू सेल द एनिमल्स शुड बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल स्टेटमेंट। तुमको नेट फेयर वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज करना है, और जो खर्चा खरीदने पे लगा और जो खर्चा इसको बेचने पे लगने वाला है वो पीएनएल में जाएगा। तो देखो मेरा एग्जांपल देखो, यू चेक माय एग्जांपल, मैं विद सॉल्यूशन बताता हूं तुमको। ये क्वेश्चन है और सामने सॉल्यूशन है, एक साथ प्रेजेंट करके बता रहा हूं मैं। मैंने परचेज करी 100 काउस 11 लाख पे, खरीदने पे एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन लगा 20,000, ये पीएनएल में जाएगा। और बेचने पे जो खर्चा लगने वाला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ सेल, ये भी आज ही पीएनएल में जाएगा। और काव रिकॉर्ड होगी नेट फेयर वैल्यू पे। तो नेट फेयर वैल्यू क्या है, 11 लाख में खरीदी है तो आज उसकी फेयर वैल्यू 11 लाख है। अगर आज खरीद के बेच दूं, फ्यूचर में बेचूं या आज बेचूं, 40,000 का खर्चा आने वाला है। सो काव अकाउंट डेबिट 11 लाख माइनस 40, ये लो नेट फेयर वैल्यू। लेकिन 11 लाख 60 है, लेकिन पेमेंट तो 11 लाख 20 किया है। कैसे, 11 लाख तो खरीदने पे दिया और 20,000 रुपया मैंने एक्विजिशन का एक्सपेंसेस है। सो टू बैंक 11 लाख 20,000। तो बाकी जो बच गया वो क्या है, बाकी जो बच गया वो कुछ नहीं, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन डेबिट 20,000, एक्सपेंसेस ऑन डिस्पोजल 40,000, और ये दोनों अमाउंट चला जाएगा पीएनएल में। पीएनएल टू एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। थोड़ा घर पे जब लेक्चर खत्म हो जाए ना, ध्यान से देखना, ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता ये क्या किया। सर आज बेच रहे थोड़ी है, नहीं बेच रहे, लेकिन
इनिशियल रिकॉग्निशन नेट फेयर वैल्यू पे होगा। नेट फेयर वैल्यू पे होगा तो देखना पड़ेगा ना बेचने पे क्या खर्चा आने वाला है। बेचने पे जो खर्चा आने वाला है वो माइनस करने के बाद की वैल्यू लिखूंगा 10,60,000। 10,60,000 मैं 11 लाख पे रिकॉग्नाइज नहीं करूँ नेट फेयर वैल्यू। नेट फेयर वैल्यू लेकिन टू बैंक 11,20,000 दिया है तो बाकी दोनों एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन एंड चलो। सो इस तरीके से हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन वी डू इनिशियल रिकॉग्निशन दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करेंगे वापस से सुन लो। नेट फेयर वैल्यू पे, नेट फेयर वैल्यू पे आज ही एसेट की नेट फेयर वैल्यू निकालेंगे, उस पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे और दो एक्सपेंसेस साथ में बुक करेंगे। आज जो एक्विजिशन पे खर्चा लगा था वो और जो डिस्पोजल पे लगने वाला है, क्योंकि नेट फेयर वैल्यू में माइनस कर चुके हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन नेट फेयर वैल्यू पे देख लो 11 लाख माइनस 40, 10,60,000 और दो एक्सपेंसेस बुक किए, एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल एंड टू बैंक। और ये दोनों एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा। बोथ द एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। ये था मेरा स्टेप 1 इनिशियल रिकॉग्निशन। दिस वाज माय स्टेप 1। मेरा क्या चल रहा है रूल 1 इफ बायोलॉजिकल एसेट इज एनिमल, उसमें मैंने पहला स्टेप करा दिया, स्टेप 1 इनिशियल रिकॉग्निशन। अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। देख लो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में समझाने जा रहा हूं तुम लोगों को। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सुन लो सब लोग। मैंने काउ परचेज की, इनिशियल रिकॉग्निशन किया, नेट फेयर वैल्यू पे 10,000। एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट डेट को मैंने देखा, वो काउ की नेट फेयर वैल्यू हो गई 12,000, तो 2,000 का इंक्रीज है फेयर वैल्यू में। ये इंक्रीज को मैं रिकॉर्ड करूंगा काउ अकाउंट डेबिट टू चेंज इन फेयर वैल्यू। लेकिन अगर डिक्लाइन हो गया तो ये एंट्री को उल्टी कर देना, चेंज इन फेयर वैल्यू अकाउंट डेबिट टू काउ अकाउंट। और इससे बेटर एग्जाम्पल, ये जो चेंज इन फेयर वैल्यू है ना, ये दो रीजंस के वजह से होता है। 1 अप्रैल 18 को मैंने 2 साल की काउ को परचेज की, 2 साल की गाय खरीदी 10,000 में। 31 मार्च 19 अब वो गाय की एज हो गई 12,000 और नेट फेयर वैल्यू कितनी है? नेट फेयर वैल्यू 12,000 है। 10,000 की थी, नेट फेयर वैल्यू हो गई 12,000। इसका मतलब है 2,000 का इंक्रीमेंट है। 2,000 का इंक्रीमेंट है तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में जाके बोलूंगा आज अगर मैं 2 साल की गाय खरीदूं तो कितने में मिलेगी? मैंने 2 साल की गाय कितने में खरीदी थी? 10,000 में। मैंने 2 साल की गाय, 2 साल एज की गाय, जो काउ जिसकी एज थी 2 इयर्स, मैंने खरीदी थी 10,000 में। मैं मार्केट में जाऊंगा और पूछूंगा अगर मैं इफ आई परचेज अ काउ ऑफ 2 इयर्स एज तो कितने में मिलेगी? और सपोज मेरे को मालूम पड़ता है ये काउ मेरे को मिलेगी 10,500 में। समझा कि नहीं? मैंने कितने में खरीदी थी? 10,000 में। और कोई मेरे को बोलता है आज अगर मैं जाके मार्केट में पूछूं कि 2 साल की एज की काउ कितने में मिलेगी, वो बोलेगा 10,500, तो डोंट यू थिंक 500 रुपए से प्राइस बढ़ गया? एम आई करेक्ट और नॉट? मैंने 2 साल की गाय खरीदी थी 10,000 में, आज मार्केट में जाके चेक कर रहा हूं 10,500 में मिल रही है। तो आज अगर खरीदता तो 500 रुपए ज्यादा देना पड़ता था। दैट इज प्राइस चेंज एंड बैलेंस इज फिजिकल चेंज। ये बैलेंस कैसे निकालूंगा? आज काऊ की एज हो गई 3 साल, तो मैं जाके ये भी चेक करूंगा 3 साल की गाय कितने में मिलती है। 3 साल की गाय मिलती है 11,500 में। तो 1,500 रुपए जो है ना, ये फिजिकल चेंज के वजह से, एज के वजह से, दिस इज ड्यू टू एज। ये दो को सेपरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द ब्रेकअप। तुम बोलोगे सर इज दिस ब्रेकअप इज मस्ट नेसेसरी? यस, इट इज कंपल्सरी। इट इज कंपल्सरी। तुमको जो चेंज इन फेयर वैल्यू उसका 2 डिवीजन निकालना पड़ेगा। चेंज इन फेयर वैल्यू में प्राइस कैसे ढूंढोगे? प्राइस चेंज कैसे ढूंढोगे? तुमने 2 साल की एज की गाय खरीदी थी और तुमने कितने में खरीदी थी? 10,000 में। तो आज 1 साल के बाद अगर तुम देखोगे कि 2 साल की गाय कितने में मिलती है, तुमने तो 10,000 में खरीदी थी, आज जाके मार्केट में चेक करो 2 साल की एज की गाय कितने में मिलती है। तो तुमने जाके मार्केट में चेक किया तो मालूम पड़ा 10,500 में मिलती है, तो अपन ने तो 10,000 में खरीदी थी। तो 500 रुपया तो दाम बढ़ गया, उसका प्राइस बढ़ गया। और फर्दर 1,500 रुपया, अरे एज भी तो बढ़ी है, 2 साल से अगर 3 साल हुआ है, तो ये जो इंक्रीज है दैट इज ड्यू टू फिजिकल चेंज। दैट इज ड्यू टू फिजिकल चेंज। So on the balance sheet date, we should disclose animals in the balance sheet at fair value less cost to sell। हमेशा अपने को इनिशियल रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यू पे करने का,
अरे इनिशियल रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यू पे होगा और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा वो भी फेयर वैल्यू पे होगा. इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑल्सो एट फेयर वैल्यू, नेट फेयर वैल्यू दैट इज. लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अगर इंक्रीज है तो वो इंक्रीज का ब्रेकअप निकालना पड़ेगा. अच्छा, जो भी डिफरेंस आएगा ना, ये चेंज इन फेयर वैल्यू, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा. इंक्रीज होगा तो पीएनएल क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो पीएनएल डेबिट. तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लेकिन इसका ब्रेकअप निकालना पड़ेगा अपने को. ब्रेकअप निकालना पड़ेगा दैट हाउ मच ड्यू टू प्राइस चेंज एंड हाउ मच ड्यू टू फिजिकल चेंज, हाउ मच ड्यू टू फिजिकल चेंज. देख लो, चेंज इन फेयर वैल्यू का 2 डिवीजन कर दिया, प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज. प्राइस चेंज कैसे मिलेगा? करंट फेयर वैल्यू माइनस ओल्ड फेयर वैल्यू, लेकिन एट द सेम एज. अगर मैंने 2 साल की गाय खरीदी थी 1 साल पहले तो वो 10,000 की थी, और आज भी 2 साल की गाय की वैल्यू निकालो. आज अगर 2 साल की गाय खरीदूं तो कितने में मिलेगी? 10,500. तो सेम एज सेम रखना. तुमने क्या प्राइस में खरीदी थी, आज वही एज की काऊ आज कितने में मिलती है. तो दैट इज प्राइस चेंज. और फिर जो टोटल जो डिफरेंस आएगा ना, टोटल इंक्रीज में से प्राइस चेंज माइनस कर देना, तो तुमको मिल जाएगा फिजिकल चेंज. दिस इज ड्यू टू एज फैक्टर, दिस ड्यू टू एज फैक्टर. ये एज फैक्टर के वजह. नाउ रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक बार फिर से सुन लो. शिप है, उससे वुल मैंने एक्सट्रैक्ट किया, डिटैच किया 16 दिसंबर 21 को. तो इंडियस 41 का पूरा जो है इंडियस 41 की अकाउंटिंग होती है फेयर वैल्यू मॉडल पे. याद है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग होती थी कॉस्ट मॉडल पे. इंडिया 16 में चॉइस था कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल, बट यहाँ पे कंपल्शन है फेयर वैल्यू मॉडल. जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कंपल्शन था कॉस्ट मॉडल, यहाँ पे कंपल्शन है फेयर वैल्यू मॉडल. तो हमने शिप से वुल डिटैच किया, डेट ऑफ डिटैचमेंट के दिन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने का 60 रुपीज़. ये फेयर वैल्यू कॉस्ट का काम करेगा क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ऑन द डेट ऑफ डिटैचमेंट. लेकिन फिर आ गया 16 दिसंबर के बाद, 16 दिसंबर के बाद आ गया 31 मार्च, एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर में फेयर वैल्यू है वुल की 65. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है बैलेंस शीट में 60 लिखने का या 65. तो याद रखना, डेट ऑफ डिटैचमेंट के दिन तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर फेयर वैल्यू 60 पे रिकॉर्ड हो गया, लेकिन बैलेंस शीट डेट के दिन ये इन्वेंट्री बन जाएगा. तो 60 और 65 विच एवर इज लोअर का मतलब है 60 पे रिकॉग्नाइज होगा. और एक एग्जांपल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर काव ने दिया मिल्क, डेली बेसिस पे आता है. जैसे मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हो, एंट्री पास करते हो इन्वेंट्री टू पीएनएल, जो फेयर वैल्यू चल रही है उस पर इनकम रिकॉग्नाइज कर लेने का. जब अगले दिन बेचेंगे या तुरंत भी बेच देंगे तो बोलेंगे कैश बैंक टू इन्वेंट्री. और अगर दूध फट गया तो क्या बोलेंगे? वो केस में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. पहले जब डिटैच किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो बोला था हम लोग ने इन्वेंट्री टू पीएनएल, फट गया तो लॉस टू इन्वेंट्री, खत्म काम, लॉस टू इन्वेंट्री. सो दिस इज हाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं. अच्छा, एक यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बताता हूँ. हमको गाय से दूध ही नहीं, काफ भी मिलता है. बच्चा पैदा हुआ, गाय का बछड़ा पैदा हुआ, तो फिर अभी ये भी तो इनकम ही है. मैं तो गाय खरीद के लाया था, गाय ने बछड़ा दे दिया, आगे जाके ये भी बड़ी गाय बनेगी, काऊ बनेगी, फुल ग्रोन काऊ, यहाँ से भी मिल्क मिलेगा. तो जिस दिन ये काफ पैदा हुआ उस दिन मैं पूरी इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा. मैं बोलूंगा काफ अकाउंट डेबिट. अरे काफ अकाउंट डेबिट टू इनकम, दैट इज टू पीएनएल अकाउंट. 100% वैल्यू, 100% वैल्यू, काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. बोलो ये उसकी जो फेयर वैल्यू 100% इनकम है. ये मैं मार्केट में ढूंढ लूंगा कि आज मैं पैदा हुआ काफ अगर मार्केट से खरीद के लाता तो कितने में लाता, पूरी इनकम शो करूंगा, काफ अकाउंट डेबिट टू इनकम. और इतना ही नहीं, फिर बैलेंस शीट डेट को ये काफ की चेंज इन फेयर वैल्यू भी देखूंगा मैं. बैलेंस शीट डेट को जो भी फेयर वैल्यू चेंज आएगी ना काफ की, फेयर वैल्यू चेंज, पहले तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन बोल दिया काफ अकाउंट डेबिट टू इनकम, दैट इज टू पीएनएल अकाउंट.
अब बैलेंस शीट डेट के दिन जो भी फेयर वैल्यू चेंज आएगी, एनी फेयर वैल्यू चेंज ट्रांसफर टू पीएनएल, जो भी फेयर वैल्यू चेंज आएगी वो भी पीएनएल में जाएगी। यहाँ पे डोंट कैलकुलेट द प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुकट है। अरे प्राइस चेंज कब निकालते? जब खरीद के लाए थे, खरीदा था 10,000 में, आज 2 साल की गाय की वैल्यू है 10,500, तो हम बोलते 500 रुपया, आज खरीदते तो ज़्यादा लगता, ये तो फुकट है। तो यहाँ पे तुम प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज मत निकालने को जाना। डोंट चेंज द प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, पूरी फेयर वैल्यू चेंज, नो नीड टू शो दैट ब्रेकअप, क्योंकि अपने को फ्री में मिला है, अपना कोई पैसा लगा ही नहीं है। सो ये एक स्पेशल पॉइंट है, दिस इज वन स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू काफ। सो इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगा, उस दिन की फेयर वैल्यू पे, और उसके बाद में बैलेंस शीट डेट के दिन इन्वेंट्री हो जाएगा। सो इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू, इनिशियल रिकॉग्निशन वाली जो फेयर वैल्यू होगी वो कॉस्ट का काम करेगी, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट डेट के दिन अगर कोई फेयर वैल्यू है तो विच एवर इज लोअर। और इन केस ऑफ मिल्क, जब ये मिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बोलेंगे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बेचेंगे तो कैश टू इन्वेंट्री। और अगर काफ मिला तो काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फुल इनकम, पूरा इनकम है। और एंड ऑफ द ईयर में जो भी फेयर वैल्यू चेंज आएगा उसमें प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज मत निकालना, क्योंकि अपन ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। तो ये सब पॉइंट्स मैंने समराइज करके ये पार्ट ऑफ द लेक्चर में दे दिए, जितना भी मैंने करा है सब समराइज करके दे दिया।